गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th के लास्ट चैप्टर के बारे में। लास्ट चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। केमिस्ट्री और बायो दोनों का कॉम्बिनेशन इस चैप्टर के अंतर्गत है। यानी ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम बायोमोलिक्यूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बायो के साथ साथ केमिस्ट्री का भी रोल है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया कि किसी बायो के चैप्टर में केमिकल सब्सटेंस का क्या रोल है, यानी कि केमिस्ट्री के बिना बायो अधूरी है। तो जैसे हम बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं कि बायो के अंदर क्लास 11th में यह चैप्टर हुआ करता था। यानी कि अगर आप क्लास 11th में बायो से पढ़ रहे होंगे, पीसीबी लिए होंगे, तो क्लास 11th में एक बार ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिला होगा और इस चैप्टर का नाम वहाँ भी बायोमोलिक्यूल था। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ा था उसमें केमिकल सब्सटेंस का रोल तो था, लेकिन उतना अच्छा आप नहीं समझ पाए होंगे, इसीलिए क्लास 12th में यह चैप्टर आया हुआ है। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको यह जानकारी मिलेगी कि केमिस्ट्री का बायो में रोल क्या है। एक छोटी सी बात आपके जहन में भी आती होगी, वही चीज हम आपको समझाएं कि अगर हम बायोमोलिक्यूल का यह लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं तो आज ये इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम आपको समझाएंगे कि इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा, यानी क्या क्या सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और नेमिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, यानी कि स्ट्रक्चर है और थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड में आने वाला हर एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जो बदल नहीं सकता। यानी जो क्वेश्चन इसके पहले आया है सेम टू सेम उसी क्वेश्चन के आने की संभावनाएं होती हैं और क्वेश्चन फिक्स होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाने की ज्यादा संभावना इस चैप्टर में पाई जाती है। अब सवाल इस बात का है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, और यह चैप्टर अगर बायो का था तो केमिस्ट्री में कैसे आ गया, यह सोचने का विषय है। अगर यह चैप्टर बायो का था तो केमिस्ट्री में कैसे आ गया, जरा इसको समझिएगा। हम कहते हैं बेटा कि यह केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, इसमें बायो का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है, या सॉरी केमिस्ट्री का बायो में बहुत बड़ा योगदान है। जरा गौर करिएगा, जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बायो पढ़ने से केवल हमें हमारे शरीर के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ बायो से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें कौन सी डिजीज हो रही है। यानी कि बायो से हमें रोगों के बारे में पता चलता है, सही बात है। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से फायदा क्या है कि केमिस्ट्री पढ़ने से उस रोग के निदान तक आप पहुंच पाते हैं। यानी कि केमिस्ट्री का रोल क्या है बायो में, कि आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे, तभी आप यह जान पाओगे कि आप कैसे किसी बीमारी का ट्रीटमेंट होगा। यानी कि बिना केमिस्ट्री के बायो अधूरी है, क्योंकि बायो बीमारियों को बताती है और केमिस्ट्री उसका उपचार बताता है। इसीलिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम केमिस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब जैसे एक छोटा सा सवाल है कि इस चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल क्यों पड़ा है ना। चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें ढेर सारे केमिकल सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स का उपयोग हम करते हैं बायो में। यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत केमिकल सब्सटेंस का रोल क्या है और केमिकल सब्सटेंस अपना इफेक्ट बायो में दिखा कैसे रहे हैं, हमारे ट्रीटमेंट में बायो के साथ साथ केमिकल सब्सटेंस का वर्क कैसे है और केमिस्ट्री वर्क कैसे करती है हमारे डिजीज को खत्म करने के लिए, और जो भी न्यूट्रिशनल फूड मटेरियल्स, न्यूट्रिशनल वैल्यूज हम इनटेक कर रहे हैं उसमें कितने केमिकल सब्सटेंस का रोल है। तो और वो केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी में किस प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू या किस फूड मटेरियल या किस न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ये हमें ऑब्टेन होते हैं, इसकी भी बात हमें इसी चैप्टर के अंतर्गत करनी है। जैसे एक छोटी सी बात अगर हम करें, ये चैप्टर जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसमें मेनली हमें पढ़ाया क्या जाएगा। जैसे सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर के दौरान पढ़ाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जो सबसे मेन टॉपिक है वह है कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपने सुना होगा कि किसी फूड मटेरियल के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपने ये भी सुना होगा, जैसे आप कभी भी कोई बॉटल खरीद के ले आते हैं, सीसी जिसे आप कहते हो, सिरप खरीद के ले आते हो या कोई दवा खरीद के ले आते हो, तो उसमें देखो इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। अगर उस इंग्रेडिएंट्स को आप पढ़ो तो उसमें दिया होता है कार्बोहाइड्रेट इतना % है, प्रोटीन इतना % है, लिपिड
इतना परसेंट है, न्यूक्लिक एसिड इतना यानी कि आप देखते हो कि उसमें हर एक छोटा छोटा केमिकल सब्सटेंस बताया जाता है कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर कितना परसेंट दिया गया। यानी कि किसी केमिकल सब्सटेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, उसी के थ्रू मिलती है। यानी कि हम जो इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि इसमें कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है। तो ये जो चीजें हमें पता चल पा रही हैं वो हम इंग्रेडिएंट से जान पाते हैं ना। सही बात है, ठीक है, जान लिया हमने, चीजों को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें इंग्रेडिएंट्स पता चल गए। लेकिन अब एक सवाल ये है कि जिस कार्बोहाइड्रेट को आप कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं उस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, उस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है कि नहीं है, क्या क्या एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, ये आपको नहीं पता है। आपने ग्लूकोज के बारे में सुना, आपने फ्रक्टोज के बारे में सुना, आपने सुक्रोज के बारे में सुना, आप इतने दिन से शुगर केन के बारे में सुन रहे हैं, आप इतने दिन से C12H22O11 C6H12O6 शुगर केन यानी सुक्रोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या आज तक उसका स्ट्रक्चर बना पाए? नहीं बना पाए ना। ये इसीलिए नहीं बना पाए क्योंकि बायोमोलिक्यूल में ये बनवाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कभी जान पाए कार्बोहाइड्रेट क्या है? कहते हैं सुगरी सब्सटेंस होता है, जो मीठे पदार्थ होते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका यूज क्या है, वो हमारे बॉडी पर एक्ट कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, उनसे हमें बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस हो जाए तो क्या होगा। इस तरह की तमाम बातें हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट हमें किस न्यूट्रिएंट के थ्रू मिलता है, यानी कौन सी चीज हम खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा और हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कितनी है। इस तरह के तमाम विषयों पर देखिए, हमारे बोलने के हिसाब से आपको चैप्टर लग रहा होगा कि बायो का है ना, है बायो का ही, लेकिन अब इसमें केमिस्ट्री का रोल है, इसलिए ये केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। इसमें फॉर्मूले पर बेस्ड सारी बातचीत होगी। हम हमारे बॉडी में कार्बन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, ये सारे परसेंटेज हम मिला करके इसी कार्बोहाइड्रेट में आगे टॉपिक्स भी हैं उसमें पढ़ाएंगे। अब जरा हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को खाका इसका खोल करके बताते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या मिलने वाला है। जरा गौर करिएगा, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, कैसे सब्सटेंस को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन कैसे होगा, किसी फूड मटेरियल के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली कार्बोहाइड्रेट की एनालिसिस कैसे होगी, टेस्ट कैसे होगा, ये भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसका फिजिकल टेस्ट क्या है, केमिकल टेस्ट क्या है, इन सभी विषयों पर बातचीत होगी। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा। तो हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे जहां पर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इस तरह के तमाम टॉपिक पढ़ते हुए हम इनके एग्जाम्पल्स पर भी बात करेंगे, जहां हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इस तरह से तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। यहां पर हम इन सभी के स्ट्रक्चर्स और यूजेज और उसकी प्रिपरेशन और उसके सोर्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इतनी नॉलेज हो जाएगी और आपको साथ ही साथ हमारे बॉडी में किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और कौन किस चीज से ऑब्टेन हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, ऑकरेंस क्या है, इन सभी विषयों पर हमें चर्चा करनी है। तो हम इन सभी विषयों पर बातचीत करके एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ेंगे इसको लेकर आपको उत्सुकता हो जानी चाहिए, और जब हम अगला लेक्चर 1-2 दिन के अंदर में फिर अपलोड करेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। दूसरा जो सबसे मेजर टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमारे बॉडी को अगली कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है जो हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में इस चैप्टर के अंतर्गत हम 4 चीज मेनली पढ़ेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन्स, और चौथे नंबर पे हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। एक टॉपिक छोटा सा एंजाइम और कैटलिस्ट भी है, तो उसको छोड़ दीजिए, वो छोटा सा टॉपिक है। हम मेन 4 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च, यानी स्टार्च के अंतर्गत एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन दोनों आती है। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन के बारे में बात करेंगे, सेलुलोज के बारे में बात करेंगे। इतने स्ट्रक्चर्स और उनके यूजेस पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है। उसके आगे चलिए,
यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारा अगला टॉपिक बनेगा। कार्बोहाइड्रेट के यूजेज को पढ़ के फिर हम दूसरे टॉपिक में पहुंचेंगे और दूसरा टॉपिक हमारा प्रोटीन है। यानी जैसे आप देखिए हमारे बॉडी को प्रोटीन की बड़ी जरूरत होती है। कहते हैं अंडे मांस मछली में प्रोटीन पाई जाती है, दाल में प्रोटीन पाई जाती है, डॉक्टर सलाह देता है कि प्रोटीन वाली चीजें खाइए, आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। इस तरह की तमाम बातें हमारे जहन में आती है और हम उसको इनटेक भी करते हैं, है ना। तो क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को है, कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन का सोर्स कहाँ से है, प्रोटीन आता कहाँ से है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। प्रोटीन कितने तरह की होती है और हम यहाँ तक कि आपको ये भी समझाने वाले हैं कि जो भी हम अपने डेली रूटीन में काम कर रहे हैं उसमें हम क्या सचमुच में प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं या प्रोटीन डिस्ट्रॉय करने के बाद हम फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं। जो सोर्स है उस सोर्स से हम जब किसी भी प्रोटीन युक्त पदार्थ को ले आते हैं तो उसके बाद हम उसको पकाते हैं तो फ्लेम टेस्ट क्या है, फ्लेम पर ज़्यादा पकाना चाहिए या कम पकाना चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो प्रोटीन जो है बेटा यह एमिनो एसिड से बना हुआ है। अब हम एमिनो एसिड क्या होता है, यानी कि जिसमें कोई भी ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों पाया जाए उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। तो एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीन से सेल बनती है, सेल से स्ट्रक्चर बनता है। ये हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और एक बात जानकारी के लिए बता दें कि यह बायोमोलिक्यूल चैप्टर इतनी ही जानकारी नहीं देता, यह बायोमोलिक्यूल ये भी बताता है कि हमारी जो लाइफ की ओरिजिन है, जैसे हम बहुत समय पहले बायो में लाइफ की ओरिजिन अर्थ पर कैसे हुई ये हम अलग तरीके से जानते हैं। फिजिक्स के अलग कॉन्सेप्ट हैं, केमिस्ट्री के अलग कॉन्सेप्ट हैं। यहां पर हम ये भी सीखेंगे कि हमारा अस्तित्व इस अर्थ सरफेस पर कब कैसे हुआ। ये कॉन्सेप्ट हमारी केमिस्ट्री कहती है कि हमारी उत्पत्ति या लाइफ की ओरिजिन जो अर्थ सरफेस पर हुई वो चिंपैंजी से नहीं हुई, वो फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट से नहीं हुई, वो एमिनो एसिड से हुई। देखिए सबका अपना अलग अलग मानना है। केमिस्ट्री कहती है कि सबसे पहले अर्थ सरफेस पर एमिनो एसिड आया, एमिनो एसिड के आपस में कंबाइन होने से प्रोटीन बनी, प्रोटीन के आपस में कंबाइन होने से सेल बना और सेल के आपस में कंबाइन होने से स्ट्रक्चर बना, तब जाकर किसी भी बॉडी की ओरिजिन हुई। तो ये पूरा हमारी उत्पत्ति कैसे अर्थ सरफेस हुई, केमिस्ट्री का कुछ ऐसा मानना है। तो इस तरह से हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन को हम क्लासिफाई करेंगे फाइब्रस प्रोटीन, और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि फाइब्रस क्या होती है, मॉलिक्यूलर क्या होती है, कैसे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन खराब कैसे हो जाती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है, इन सभी विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। और एक बड़ा अच्छा टॉपिक ये है कि जो भी हम प्रोटीन युक्त पदार्थ ले आते हैं उसको हमें फ्लेम पर कैसे पकाना चाहिए। जैसे किसी को अगर हम हाई फ्लेम पर पका देते हैं तो उसकी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें उतना फायदा नहीं करती जितना हमें करनी चाहिए। जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जो दाल हम खाते हैं अरहर की, वो दाल हमें क्या करती है, गैस बना देती है, क्योंकि हम उसे कुकर में पकाते हैं। हमारे पूर्वज जो बातें बता कर गए उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम हमेशा अपनी हेल्थ को खराब करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि दाल को पहले के समय में भदेली में या बटुए में पकाया जाता था, तो वहां पर क्या होता था, दाल धीरे धीरे पकती थी, धीमी आंच पर पकाते थे और धीरे धीरे उसमें जो फेन टाइप का बनता है वो बाहर निकलता रहता था, गिरता रहता था, और वो दाल कभी गैस की प्रॉब्लम्स नहीं जनरेट करती थी और वह दाल बहुत फायदेमंद होती थी उसमें, क्योंकि उसमें प्रोटीन का शेप यानी स्ट्रक्चर नहीं बदलता था। तो इस पर भी बहुत डिटेल में बातचीत हम लोग करेंगे कि कौन से फूड मटेरियल को किस फ्लेम पर पकाना चाहिए। जैसे सब्जी पका रहे हो, अब जल्दी में हो तो एकदम गैस चालू कर दिए तेज में और पक गई सब्जी, और उस सब्जी को खाते हो, उसमें कौन सी प्रोटीन मिलेगी, कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, बॉन्ड बना रहेगा या बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो उसमें आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। इस तरह के तमाम बातों पर हम विचार करेंगे, यानी कि प्रोटीन हमारे इस बायोमोलिक्यूल का सेकंड टॉपिक बनेगा। प्रोटीन से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो विटामिन हमारा तीसरा आता है। प्रोटीन और विटामिन का हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और ये एक इसेंशियल पार्ट है हमारे फूड मटेरियल का। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन में भी हमारे पास ए बी, आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विटामिन ए बी सी डी ई के, इस तरह से पढ़ते हो, B1 B2 B3 B6 B12
है ना। इस तरह से जो भी विटामिन पढ़ रहे हो उसके बारे में हम यहाँ पर फिर डिस्कस करेंगे। विटामिन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, कौन सी फैट सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कौन से न्यूट्रिशनल फूड मटेरियल में कौन सी विटामिन पाई जाती है और हम उसे कैसे इनटेक करें, ये सारी प्रोसेस हमें बताई जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे हम कि किस विटामिन की कमी की वजह से हमें किस प्रकार का रोग होता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन से फूड मटेरियल को इनटेक करना चाहिए जिससे कि जो विटामिन कम है वो बढ़ सके। इस प्रकार की तमाम बातों पर भी चर्चा इसी चैप्टर में होगी। इस चैप्टर में ये 3 मेजर टॉपिक के बाद चौथा महा मेजर टॉपिक आ गया जो सबसे बड़ा है, और उस सबसे बड़े टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। आपको जानकारी के लिए बता दें तो क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा करते थे जिसका नाम होता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, याद है, जहां पर यह बताया जाता था कि हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते ही क्यों पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट्स है, जो जीन है, वो हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। तो वहां जो बात पढ़े थे, और हम वहां 2 तरह के ट्रेट्स पढ़े थे, एक इनहेरिटेड ट्रेट्स होता था, एक एक्वायर्ड ट्रेट्स होता था। इनहेरिटेड मतलब जो हम अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, और एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब जो हम अर्थ सरफेस पर यानी जन्म लेने के बाद जो हम अपने वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में चीजें देखते हैं उससे जो आदतें या जो एक्टिविटीज हम सीख जाते हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते, इनहेरिटेड ट्रेट्स बेटा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। कहे हाँ यार बिल्कुल सही बात है। तो जो वहां पर हम पढ़े थे उसी से रिलेटेड यहां पर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अब हम डेप्थ में बात करेंगे। जिस जेनेटिक ट्रांसमिशन की बात आप करते थे, जिस जीन के इनहेरिटेंस की बात करते थे, जिस जीन के पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर की बात करते थे, वो जीन का स्ट्रक्चर क्या है, उस जीन में क्या पाया जाता है। उस जीन में सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें कितने कार्बन है, उनका शेप कैसे बनता है, और उनका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, उससे इनहेरिटेंस हो कैसे रहा है। इस तरह के तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। और हम ये भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव जो कंडीशन बन जाती है वो कैसे बन जाती है। जैसे किसी के एक बच्चे के जन्म हुआ तो उसके माता पिता में से एक माता मान लो छोटी है, पिता बहुत बड़े हैं, हाइटेड है। ऐसी केस में बच्चा, 2 बच्चे मान लो उनके हुए, एक बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा है, एक बहुत नाटा हो गया। तो एक बच्चा बड़ा हुआ तो एक नाटा हो गया, तो लोग कहते हैं, लोग खुद एनालिसिस करते, समाज हमारा बहुत आगे है, तो वहां पर एनालिसिस हो जाती है कि ये पापा को पड़ा है, ये मम्मी को पड़ा है। तो क्या जो पापा को पड़ा है उसके अंदर मम्मी के कैरेक्टर नहीं आए क्या? आए तो आए, कहे आए तो हैं ही, लेकिन उभर के कौन आए, यानी दिख किसके कैरेक्टर रहे, पापा के। तो मम्मी के कैरेक्टर नहीं आए तो कैसे नहीं आए, और वो अगर रिसेसिव में गए तो कैसे गए। इस तरह के तमाम विषयों पर भी हमारी बात इसी न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत होगी। इस न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के अंदर कौन से बेसेज पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आरएनए के अंदर जो बेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट हम न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत पढ़ेंगे, और इनहेरिटेंस की पूरी कहानी पढ़ेंगे, हेरिडिटी और इवोल्यूशन का भी जिक्र करेंगे, वेरिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे। और एक बात ये भी हम पढ़ेंगे, डीएनए टेस्ट कैसे होता है और उसमें कैसे टेस्ट किया जाता है, ये भी बात हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई पेरेंट ये मना कर दे कि ये हमारा बेटा नहीं, या बेटा कहे कि हम इनके, ये हमारे पेरेंट्स नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में जो डीएनए टेस्ट होता है वो कैसे होता है, और डीएनए टेस्ट में सिमिलरिटी कैसे की जाती है, वो भी बात हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक लास्ट में आता है जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि हम फिंगर प्रिंटिंग पढ़ेंगे, यानी फिंगरप्रिंट्स का हमारे बॉडी में जो रोल है, हम एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। फिंगरप्रिंट से क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ लिया जाता है,
इसकी भी इंफॉर्मेशन इसी चैप्टर में है ना। जैसे पुलिस कैसे पकड़ लेती है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कैसे मिल जाती है, किसी एक्सीडेंटल केस में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति का कैसे मैच किया जाता है, मिलान कैसे किया जाता है कि ये जो एक्सीडेंट जिसका हुआ उसके पेरेंट्स यही हैं, उसका मैचिंग कैसे होती है, ये सारी चीज इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब आप देख पाए होंगे अभी एक और टॉपिक इसमें एंजाइम कैटलिस्ट है, थोड़ी थोड़ी सी बात इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बायो कैटलिस्ट किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल देखा गया तो ये जो चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन बड़े मजेदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने में मजा भी आएगी, क्योंकि चैप्टर में इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल रही है। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमको नॉलेज बहुत सारी मिल रही है। यानी एक ऐसा चैप्टर जिसमें हमें हमारी जिंदगी से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल रही हैं। तो अच्छा तो है। और आप अब बिल्कुल तैयारी बना लीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको अपने पास अपनी बुक रखनी पड़ेगी, और बुक में आपको लाइन टू लाइन देखना भी पड़ेगा, और साथ साथ जब स्ट्रक्चर की बात जहां पर आएगी वो स्ट्रक्चर हम आपको बोर्ड पर बनाते जाएंगे और एक एक पॉइंट समझाते जाएंगे, और आपको समझ भी आता जाएगा। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप इसे आसानी से कर जाएंगे। इस चैप्टर का पीछे के किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये एक बिल्कुल अलग सा, बिल्कुल हट सा चैप्टर है। यानी आपको पीछे का कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है इसको पढ़ने के लिए। इसमें जो कुछ मिलेगा वो बिल्कुल नया मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, और आपको अपने शरीर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इस चैप्टर के दौरान। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर मिलें। लेक्चर 2 में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के, और वो लेक्चर 2 हमारा क्या बनेगा बेटा, वो लेक्चर 2 हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट। अभी आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट केवल डिस्कस किया है, यानी कि इंट्रोडक्शन का ये जो पोर्शन हम पढ़ लिए हैं। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम लेक्चर 2 जो पढ़ेंगे उस लेक्चर 2 में केवल व केवल हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जरा गौर से सुनिएगा। लेक्चर 2 की थोड़ी सी बात हम आपको समझा देते हैं जिससे कि रिलेशन प्रॉपर बना रहे। अगर लेक्चर 2 जो आपका आने वाला है अगला, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट का जिक्र करेंगे, तो देखिए क्या क्या उसमें हमें पढ़ाया जाएगा। उस एक लेक्चर में, लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, 2 घंटे के आसपास हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देखो, अगर छोटे लेक्चर्स होंगे बेटा तो कार्बोहाइड्रेट एक पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद मोनोसैकेराइड एक पार्ट, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, तो 5 लेक्चर बन जाएंगे। यानी 4 लेक्चर केवल कार्बोहाइड्रेट के हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करूंगा छोटे ही बनाने के लिए, जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझते चलें, क्योंकि अगर 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर होगा तो आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। तो जरा सुनिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो लेक्चर 2 आपका आएगा उसमें हम केवल व केवल कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, कौन सी ऐसे सब्सटेंस है जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कंसीडर होते हैं और कौन नहीं कंसीडर किए जाते, ये पढ़ेंगे।